जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसर्च एप्टीट्यूड की आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। और प्यारे साथियों, ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है ना, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं एग्जामों में, और यहाँ से फिर से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर प्यारे साथियों, अब आपको ये जो वीडियो देखना है वो आप नॉर्मल स्पीड से मत देखो, यूट्यूब की स्पीड को 1.50 कर लो ताकि आप बहुत ही कम समय में इसको अच्छे से देख सको। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, जो टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर है, उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हो। क्योंकि प्यारे साथियों, यहाँ पर हमें टाइम का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अब फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नॉर्मल स्पीड में वीडियो को देखें या फिर हम उन चीज़ों को भी पढ़ें जो हमें अच्छे से याद हैं। क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ा है आपने, और जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा, यहाँ पर एक शब्द निकल कर आया, क्रियात्मक शोध चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च की जो चक्रीय प्रकृति है उसको इंडिकेट करता है। ये इस क्वेश्चन का अर्थ है जो आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, ये आपके सामने टोटल 4 ऑप्शन है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्वेशन, प्लान, एक्ट करना, ऑब्जर्वेशन, एक्ट, रिफ्लेक्ट, प्लान करना, एक्ट, प्लान, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्ट करना। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर वो सभी कैंडिडेट दे सकते हैं। थोड़ा सकते हैं भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है वो डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग के बेस पर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर एक्शन रिसर्च हमने डिटेल से नहीं पढ़ा, तो क्या हम इसका आंसर दे पाएंगे। जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपने एक्शन रिसर्च को डिटेल से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, यह बिल्कुल भी मायना नहीं करता। बाकी जो मेरा पेड बैच था फर्स्ट पेपर का, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से समझाया है एक्शन रिसर्च को, और वहाँ पर मैंने ये जो चक्रीय प्रकृति है इसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखो, किसी भी रिसर्च की शुरुआत होती है सबसे पहले कहाँ से होती है? प्लान के साथ होती है। भाई, आप कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? उसकी प्लानिंग बनाते हो। ठीक है, प्लानिंग बनाकर क्या करते हो? आप उसका एक्शन लेते हो। आपने कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? प्लानिंग बनाओगे कि यार मेरे को ये काम करना है। ठीक है, जैसे नेट जेआरएफ, तो आपका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, कि भाई दिसंबर 2023 में हर हाल में हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? प्लानिंग बनाओगे। ठीक है, उसके बाद में आप काम करना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करोगे। जैसे अब फिलहाल में जो टाइम है आपका, वो ऑब्जर्वेशन करने का है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें याद हैं, कौन कौन सी चीज़ें याद नहीं है, अब हमें लास्ट टाइम में किस तरीके से तैयारी करना है। और लास्ट में होता है रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, तो प्यारे साथियों, सबसे पहले एक्शन आएगा, सॉरी प्लानिंग आएगी। कोई भी काम करने से पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम उस काम को करते हैं, तो यहाँ पर एक्शन दूसरे नंबर पर आएगा, फिर ऑब्जर्वेशन तीसरे नंबर पर आएगा, और रिफ्लेक्ट लास्ट चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है, ये इसकी चक्रीय प्रकृति है। तो ये वो क्वेश्चन कैंडिडेट भी इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं जिन्होंने एक्शन रिसर्च को नहीं पढ़ा है, केवल उनमें अंडरस्टैंडिंग ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक्शन रिसर्च के बारे में बता देता हूं कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। देखो, एक्शन रिसर्च को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है एक्शन। भाई, पुलिस एक्शन कब लेती है? जब घटना घटित होती है। तो एक्शन रिसर्च है उस स्थिति में किया जाता है जब घटना घटित होती है। ठीक है, जैसे घटना घटित हुई तुरंत जो रिसर्च किया जा रहा है उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। कोई एक्सीडेंट हुआ, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। ठीक है, पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया कि ये घटना क्यों घटित हुई। उड़ीसा में अभी एक बहुत ही जबरदस्त वाला ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तुरंत जो पुलिस थी उसने एक्शन रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ये घटना किस वजह से घटित हुई, इसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग लापता हैं। तो वो सारा सब कुछ क्या हो रहा है? वहां पर एक्शन रिसर्च होता है। मतलब घटना घटित उसके तुरंत बाद जो रिसर्च होता है ना, उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। प्यारे साथियों, 3 रिसर्च होते हैं। एक एक्शन रिसर्च होता है, दूसरा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है, और तीसरा हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, जो किसी घटित घटना के संबंध में होते हैं। अब इन तीनों के बारे में बताता हूं। जैसे कोई घटना घटित हुई, तुरंत जो रिसर्च होता है ना, उसको हम कहते हैं एक्शन रिसर्च।
कोई घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद में उसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं प्यारे साथियों, कुछ समय बाद में जो रिसर्च किया जा रहा है उसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। घटना घटित हो चुकी है, बाद में हम रिसर्च कर रहे हैं। जैसे ये जो हादसा हुआ है, इस पर यदि हम 2 महीने बाद रिसर्च करते हैं तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो जाएगा। एक होता है हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान, जो उन घटनाओं का होता है जो ऐतिहासिक हैं, जो घटनाएं बहुत पहले घटित हो चुकी हैं। जैसे अब आपका मूड बने कि यार मैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना उसके ऊपर रिसर्च करूं, तो आप क्या करोगे, हिस्टोरिकल रिसर्च करोगे। ये समझ में आ गया होगा। एक्शन रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च, तीनों के तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। अब यहाँ पर शोध की नैतिकता की बात हो रही है। भाई आपका नैतिकता क्या है, शोध नैतिकता आपको पता होना चाहिए कि शोध की नैतिकता क्या क्या हो सकती हैं। साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से, शोध प्रबंधन के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण से, गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम से, आंकड़ों के विश्लेषण से, शोध के समग्र को परिभाषित करने से। तो चलो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो बिल्कुल स्पीड से कि शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित हो सकती है। साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से, शोध प्रबंधन के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण से, गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम से, आंकड़ों के विश्लेषण से, शोध के समग्र को परिभाषित करने से। प्यारे साथियों, बहुत सही ढंग का क्वेश्चन है और ये सारी चीज़ें मैं अपने पेड बैच में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। जो कैंडिडेट पेड बैच के उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में। शोध नैतिकता का टॉपिक मैंने बिल्कुल लास्ट में पढ़ाया था, रिसर्च एप्टीट्यूड के बिल्कुल लास्ट में मैंने शोध नैतिकता पढ़ाया था। अब देखो आपका नैतिक मूल्य क्या है। भाई शोध नैतिक मूल्य बोल दो, चाहे शोध नैतिकता बोल दो। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपके नैतिक मूल्य क्या है। आपका नैतिक मूल्य क्या है कि भाई हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो, हमारी वजह से किसी को बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई हानि ना हो। ठीक है, हमारा नैतिक मूल्य क्या है कि हम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। आज आपका सबसे बड़ा नैतिक मूल्य क्या है कि अब आपका एग्जाम पास में आ गया तो आप 100% पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, आप पूरे डेडिकेशन के साथ 100% अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। ये फिलहाल में आपका क्या है, सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है। ठीक है, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन समस्त जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना, ये भी क्या है, आपका एक नैतिक मूल्य है। तो इसी तरीके से हमें शोध की नैतिकता के बारे में बात करना है कि कौन सा एक ऐसा पहलू है जो शोध की नैतिकता के साथ संबंध रखता है। तो साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग। ठीक है, देखो प्यारे साथियों, शोध प्रबंधन के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण से, शोध प्रबंधन का एक निर्धारित प्रारूप है उसका अनुसरण कर रहे हैं, इससे तो ये भी गलत है यहाँ पर। गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम से, आंकड़ों के विश्लेषण से, गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीकों के आंकड़ों के विश्लेषण से, यह भी शोध नैतिकता का एक क्रियात्मक पहलू नहीं है। शोध के समग्र को परिभाषित करने से, यह भी इसका क्रियाकलापों का पहलू नहीं है। तो यहाँ पर प्यारे साथियों समस्या, ये समस्या शब्द ध्यान रखना प्यारे साथियों, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। ठीक है, कि शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। क्रियाकलाप में सृजनशील, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप हैं और उन क्रियाकलापों में से आपको एक ऐसे क्रियाकलाप की पहचान करनी है जो सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता रखता है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक ऐसे क्रियाकलाप की पहचान करनी है जो सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन को संपोषण की अधिक क्षमता रखता है। पहला, कार्यशाला में भागीदारी। दूसरा, शोध सारांश को तैयार करना। तीसरा, संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना। और चौथा, शोध सम्मेलन में भागीदारी। बताओ यहाँ पर कौन सी ऐसी एक्टिविटी या कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन दोनों का सही ढंग से विकास होता है। बताओ प्यारे साथियों, यहाँ पर ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है जिसके माध्यम से सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन का विकास होता है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है कार्यशाला में भागीदारी। तो आपको कार्यशाला के बारे में पता होना चाहिए कि वर्कशॉप होता क्या है।
चलो यहाँ पर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ, जो वर्कशॉप होता है ना उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? वर्कशॉप का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आप। शोध सारांश को तैयार करना, संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना, शोध सम्मेलन में भागीदारी लेना। ठीक है, मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन निकल कर आए। एक वर्कशॉप निकल कर आया, दूसरा रिसर्च समरी निकल कर आया, तीसरा सेमिनार निकल कर आया और चौथा कॉन्फ्रेंस निकल के आया। ये 4 क्रियाकलाप हैं। अब इन चारों क्रियाकलापों में से आपको बताना है कि कौन सा है जो सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के विकास में सहायक होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कशॉप। प्यारे साथियों, वर्कशॉप क्या होता है कि इसमें बहुत ही जो सीरियसली मुद्दा होता है उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, वर्कशॉप में जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गंभीर समस्या होती है उन टॉपिकों के ऊपर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च समरी तैयार करना। आप कोई भी रिसर्च है उसकी समरी तैयार कर रहे हो, उसको आप डिटेल से लिख रहे हो। ठीक है, समरी तैयार करने का मतलब समझ गए ना, कोई भी रिसर्च उसको आप डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हो। उसके बाद आता है सेमिनार। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस दोनों में अंतर हमें जानना बहुत जरूरी है। सेमिनार में और कॉन्फ्रेंस में अंतर क्या होता है? देखो, सेमिनार होता है वो प्यारे साथियों, चलो आप दोनों में से बताओ, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस दोनों में से बड़े स्तर पर कौन सा होता है? सेमिनार होता है या कॉन्फ्रेंस होता है? बताओ, दोनों में से बड़े स्तर पर सेमिनार होता है कॉन्फ्रेंस होता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब सेमिनार में क्या होता है? सेमिनार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे फिलहाल में राजस्थान में आरएएस की वैकेंसी आ गई, तो अब कोचिंग वाले क्या करेंगे? आरएएस का सेमिनार बुलाएंगे। उसमें सभी के सभी स्टूडेंट जाकर बैठ जाएंगे, 2 4 5 टीचर होंगे, आरएएस के मामले में एक्सपर्ट लोग होंगे, वो आपस में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सेमिनार का जो सब्जेक्ट होता है ना वो बहुत गंभीर विषय नहीं होता है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, सेमिनार का जो सब्जेक्ट होता है वो गंभीर विषय नहीं होता। दूसरा, सेमिनार को आयोजन करने वाले, सेमिनार को ज्वाइन करने वाले जो कैंडिडेट है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो विशेषज्ञ हो, वो कोई भी कैंडिडेट हो सकते हैं सेमिनार को ज्वाइन करने वाले। ठीक है, सेमिनार है ना जो असीमित होती है। असीमित का मतलब सेमिनार में कितने भी कैंडिडेट जा सकते हैं, कोई लिमिट फिक्स नहीं होती, केवल 5 ही कैंडिडेट आएंगे सेमिनार में, 10 ही आएंगे, कितने भी जा सकते हैं। तो सेमिनार क्या होती है? असीमित होती है, व्यापक होती है। व्यापक का मतलब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी चीज़ को लेकर सेमिनार का आयोजन कर सकते हो। आप चाहो पहली क्लास का सेमिनार बुला लो, आप चाहो ज्योग्राफी का सेमिनार बुला लो, आप चाहो क्लाइमेटोलॉजी का सेमिनार बुला लो, आप चाहो फर्स्ट पेपर वालों का सेमिनार बुला लो। तो जो सेमिनार है ना उसका क्षेत्र बिल्कुल व्यापक होता है। पहली बात, सेमिनार असीमित होती है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने भी शामिल हो सकते हैं। सेमिनार में प्यारे साथियों गंभीर सब्जेक्टों के ऊपर चर्चा नहीं की जाती। सेमिनार में जो टॉपिक्स होते हैं, जो विषय होता है, वो एक सामान्य विषय होता है। ठीक है, सेमिनार को ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट जरूरी नहीं कि वो विषय विशेषज्ञ हों, वो कोई भी हो सकते हैं। जबकि जो कॉन्फ्रेंस होती है ना प्यारे साथियों, कॉन्फ्रेंस, सबसे पहली बात, कॉन्फ्रेंस प्यारे साथियों उन ही विषयों पर आयोजित की जाती है जो विषय बहुत गंभीर हैं। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा बहुत सारी बार कि नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के साथ कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए, 2 देशों के बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही है जलवायु को लेकर, 20 देशों के बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही है बरसात को लेकर, 100 देशों के बीच कॉन्फ्रेंस हो रही है टेम्परेचर को लेकर। तो इस तरीके से प्यारे साथियों जो कॉन्फ्रेंस है वो किस पर हो रही है? एक गंभीर विषयों के ऊपर हो रही है। कॉन्फ्रेंस किस पर हो रही है? गंभीर विषयों के ऊपर हो रही है। जो समस्याएं बहुत गंभीर है उन समस्याओं के समाधान के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। अब दूसरा सबसे मेन बात, जो कॉन्फ्रेंस होती है ना वो व्यापक नहीं होती, वो क्या होती है? सीमित होती है। ठीक है, संकुचित होती है, सीमित होती है। संकुचित नहीं कह सकते हैं, सीमित होती है। सीमित 2 तरीके से होती है कॉन्फ्रेंस। एक तो प्यारे साथियों कॉन्फ्रेंस को हर कोई नहीं ज्वाइन कर सकता। आप चाहो कि मैं कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करूं, बिल्कुल इम्पॉसिबल। कॉन्फ्रेंस में कौन लोग होते हैं ज्वाइन करने वाले? जो उस सब्जेक्ट क्या होते हैं? विषय विशेषज्ञ होते हैं। अब सपोज दैट जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, 5 देश मिले और उन्होंने सोचा कि हम ये जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इसका समाधान करने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ना क्या एक गंभीर समस्या है सबके लिए, उसके ऊपर 5 देशों ने क्या किया? कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अब 5 देशों से क्या होगा? एक एक व्यक्ति आएगा, टोटल 5 व्यक्ति आएंगे। अब वो जो 5 व्यक्ति होंगे ना
वो टेम्परेचर के मामले में बहुत ज़बरदस्त तरीके के एक्सपर्ट होंगे। प्यारे साथियों, उस कॉन्फ्रेंस में भारत का जो कैंडिडेट जाएगा वो भारत का टेम्परेचर के मामले में सबसे एक्सपर्ट कैंडिडेट होगा। ठीक है, तो 5 देशों के जो 5 कैंडिडेट जाएंगे ना, वो उस टॉपिक में क्या होंगे, 100% एक्सपर्ट होंगे। गंभीर टॉपिक्स पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, सीमित होती है। जो कैंडिडेट कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं वो उस टॉपिक में बहुत ही विशेषज्ञ होते हैं। तो अब यहां पर प्यारे साथियों, एक तो आप उन लोगों के बीच में बैठो, सपोज दैट एक तो आरएस का सेमिनार हो रहा है, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ठीक है, एक वर्कशॉप है। वर्कशॉप में भी प्यारे साथियों जरूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट ज्वाइन करने वाले हैं वो उस सब्जेक्ट में विषय विशेषज्ञ हो। सेमिनार में भी जरूरी नहीं है कि जो सेमिनार ज्वाइन कर रहे हैं वो कैंडिडेट उस सब्जेक्ट में विषय विशेषज्ञ हो। लेकिन प्यारे साथियों, कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो कैंडिडेट उस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे हैं वो सभी के सभी कैंडिडेट उस सब्जेक्ट में 100% विशेषज्ञ हों। तो अब खुद बताओ प्यारे साथियों, आपको ज़्यादा कहाँ पर सीखने को मिलेगा, जहां पर सभी के सभी एक्सपर्ट हैं। आप आरएस की कॉन्फ्रेंस में सेमिनार में जा रहे हो, वहां पर केवल 3 कैंडिडेट 3 टीचर हैं जो आरएस के मामले में एक्सपर्ट हैं। बाकी की जो भीड़ बैठी हुई है 100 200 300 कैंडिडेटों की, वो बिल्कुल आपके लेवल के हैं, हो सकता है आपके नीचे से ही हो। वो सभी के सभी जो 200-300 लोग सेमिनार ज्वाइन कर रखे हैं वो ऐसे हैं जो आरएस के मामले में कुछ भी नहीं जानते। वो केवल सेमिनार इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो आरएस के मामले में कुछ जान सकें। वहां पर आपको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा, बस थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा जो केवल उन 3 टीचरों से। वर्कशॉप उसमें भी सेम सीन है, लेकिन कॉन्फ्रेंस में प्यारे साथियों जो 5 कैंडिडेट हैं ना, वो पांचों के पांचों 100% क्या है, बहुत जबरदस्त वाले एक्सपर्ट हो सब्जेक्ट में। तो वहां पर उन पांचों के पांचों कैंडिडेटों से आपको कुछ ना कुछ नया 100% सीखने को मिलेगा। इसलिए कॉन्फ्रेंस क्या होती है प्यारे साथियों, सृजनशील होती है और समीक्षात्मक चिंतन का विकास करने वाली होती है। अब देखो यहां पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। ये 4 रिसर्च के प्रकार हैं। पहला होता है प्रायोगिक रिसर्च, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। बाह्य चरों को नियंत्रण में रखते हुए निराश्रित चर में शोधकर्ता द्वारा हेरफेर लाकर आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण किया जाता है। प्यारे साथियों, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंट किया जाता है प्यारे साथियों, 2 तरीके के चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है। स्वतंत्र चर वो होता है जिसमें पूरी छूट होती है कि आप चाहो जैसे बदलाव कर सकते हो, जबकि आश्रित चर वो चर होता है जो स्वतंत्र चर में बदलाव होने पर ऑटोमेटिकली ही बदल जाता है, जिस पर स्वतंत्र चर का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो स्वतंत्र चर के प्रभाव को सहन करता है उसे हम आश्रित चर कहते हैं। प्यारे साथियों, फिलहाल में सबसे प्यारा एग्जाम्पल है एनटीए और स्टूडेंट। एनटीए क्या है, एक स्वतंत्र चर है जो अपने आप में अपनी मर्जी के अनुसार बदलाव ला रहा है। ठीक है, अब भी आज क्या है, करेक्शन डेट है, 13 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं। मात्र बीच में 11 दिन का समय बचा हुआ है। उसमें वो एग्जाम शेड्यूल भी जारी करेगा, एडमिट कार्ड भी जारी करेगा, एग्जाम सेंटर भी फिक्स करेगा। मात्र 11 दिन में पूरा, शायद अब तक के इतिहास में पहला ऐसा एग्जाम होगा जिसमें लास्ट डेट, एग्जाम के लास्ट डेट और एग्जाम के बीच में केवल 11 दिन का समय है। एनटीए क्या है, स्वतंत्र है। हम क्या है, परतंत्र, हम आश्रित चर हैं जो हम प्यारे साथियों एनटीए के अनुसार बदल रहे हैं। एनटीए ने डाल दिया कि भाई 13 जून को एग्जाम होगा, हम जबरदस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर दिए। कल ही एनटीए कहते कि भाई अब एग्जाम 13 जून को नहीं 13 जुलाई को होगा, हम थोड़े ढीले पड़ जाएंगे, आराम से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो हम क्या हैं, आश्रित चर हैं। हम किसका प्रभाव सहन कर रहे हैं, एनटीए का। क्यों, क्योंकि एनटीए क्या है, स्वतंत्र चर है। तो बस जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, इसमें क्या किया जाता है, उस प्रभाव का और कारण का ही अध्ययन किया जाता है। जब स्वतंत्र चर में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन का आश्रित चर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन प्यारे साथियों हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च में करते हैं। ठीक है, कारण जानने की कोशिश करते हैं। आश्रित चर को देखें,
हमने फिलहाल में देखा कि सभी के सभी यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट जबरदस्त तरीके से पढ़ने में लगे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से। ये प्रभाव देखा मैंने। अब मैंने सोचा कि यार इसका क्या रीजन है। तो कारण जानने के लिए मैं किधर जाऊंगा, स्वतंत्र एनटीए की वेबसाइट खोल के देखूंगा। वहां पर देखूंगा भाई एग्जाम 13 जून को फिक्स है, इसलिए जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट रिसर्च है कि स्वतंत्र चर में परिवर्तन लाने पर आश्रित चर में जो बदलाव हो रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है आश्रित चर के ऊपर, उस प्रभाव को जानने के लिए हम प्यारे साथियों एक्सपेरिमेंट रिसर्च करते हैं। एक्शन रिसर्च, कार्योत्तर शोध, पश्चवर्ती विश्लेषण द्वारा कार्य तथ्यों तक पहुंचना, सहभागी प्रेक्षण आधारित, अन्य व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य को साझा करते हुए यथार्थ की अभिगम्यता पर बल देना, जमीनी सिद्धांत उपागम आधारित शोध, प्रेक्षण के क्रम में सामान्यीकरण पूर्व रूप में न होकर पश्च रूप में निर्मित होते हैं। और इसके अलावा प्यारे साथियों दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए प्यारे साथियों हमारे यहाँ पर फुल बैच स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट पेपर का। और दिसंबर 2022 वाला यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो फरवरी 2023 में हुआ था, उसके लिए हमारे यहाँ पर पेड बैच चला था। और प्यारे साथियों हमारे बैच के टॉपर हिमेश हैं, जिनके 88 नंबर आए थे फर्स्ट पेपर में 100 में से। प्रिया अमित के 86 नंबर थे। अमन सोनाली प्राची के 84 नंबर थे। राजेश तान्या अभय के 82 नंबर थे। गौरव आदिल हिमांशु आंचल के 80 नंबर थे। तो यदि आप चाहते हो दिसंबर 2023 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना, फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना, मतलब फर्स्ट पेपर में 80% प्लस का स्कोर करना, तो आप दिसंबर 2023 के लिए प्यारे साथियों नेट के फर्स्ट पेपर का बिल्कुल फ्रेश बैच 0 से टॉप लेवल का स्टार्ट हो चुका है, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे साथियों यदि आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने है 7891350470, इस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके और हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस में लक्षित उद्देश्य संबंधित विशिष्टीकरण को अनिवार्य समझा जाता है? बताओ प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस में लक्षित उद्देश्य संबंधित विशिष्टीकरण को अनिवार्य समझा जाता है? सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम और वर्कशॉप। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो यहां पर प्यारे साथियों सही आंसर होगा कार्यशाला। कार्यशाला में क्या होता है, एक निश्चित टॉपिक रखा जाता है और उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, वर्कशॉप में क्या होता है प्यारे साथियों, एक निश्चित सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ निश्चित व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, उस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, उस समस्या का समाधान किया जाता है। और इसमें प्यारे साथियों जो वर्कशॉप होता है वो 3 से 10 दिन तक चलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में नैसर्गिक परिवेशों तथा अर्थप्रदायी प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है? प्रयोगात्मक पद्धति, कार्योत्तर पद्धति, केस स्टडी मेथड और डेस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। तो निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में नैसर्गिक परिवेशों तथा अर्थप्रदायी प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखो, किस शोध पद्धति में नैसर्गिक परिवेशों तथा अर्थप्रदायी प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है? अर्थप्रदायी प्रक्रियाओं पर बल देने की बात पूछ रहा है कि कौन सा रिसर्च है जिसमें नैसर्गिक परिवेश और अर्थप्रदायी प्रक्रियाओं के ऊपर बल दिया जाता है। देखो प्यारे साथियों, हमारे साथ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट है ना, उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाता है, उनको इंग्लिश वाले कैंडिडेटों की तुलना में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमारा बेस क्या है, हिंदी मीडियम है। ठीक है, हमने सारा सब कुछ हिंदी में पढ़ा है अब तक, आज भी हमें हिंदी में सब कुछ समझ में आता है, हम पेपर भी हिंदी मीडियम में देते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं, जब हम पढ़ते हैं ना तब हम ऐसे टीचरों से पढ़ते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। तो जो कीवर्ड है वो इंग्लिश में यूज करते हैं, बाकी का जो नॉर्मल शब्द है वो हिंदी के यूज कर लेते हैं। हम उनसे पढ़ते रहते हैं, हमारे समझ में आ जाता है, उन्हीं इंग्लिश के कीवर्डों को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर नेचुरलिस्टिक, मीनिंग गिविंग प्रोसेस, इन शब्दों को हमने ऐसे कैसे पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पेपर में हिंदी देंगे, जब हम हिंदी के इन शब्दों को पढ़ेंगे तो हमें इनका अर्थ नहीं पता चल पाएगा। अब जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको नैसर्गिक परिवेश,
पर्दाई प्रक्रियाओं, इनका मतलब ही नहीं पता चल पा रहा। अब वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वहाँ पर जाकर। भाई 2-3 सेकंड तो टाइम लगेगा ना। जब आप हिंदी में पढ़ रहे हो क्वेश्चन को, फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, वापस जाकर चेंज करोगे, फिर आप पूरे को इंग्लिश में पढ़ोगे। ठीक है, तो एक बार आपने हिंदी में पढ़ा, उसको समझा, नहीं समझ में आया, तब आप हिंदी इंग्लिश में गए, फिर उसको पढ़ा, फिर आपको समझ में आया, फिर आपने क्वेश्चन को किया। तो इसमें लगभग 7 से 8 या 10-15 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लग गया। अब वो जो 10-15 सेकंड है ना, ऐसे यदि 10 क्वेश्चनों में भी हो गया टाइम, तो प्यारे साथियों आपके सीधे सीधे 5-7 मिनट गए। फिर आप बोलोगे सर तो यार ये तो बहुत गजब थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। भाई टाइम मिलेगा कहाँ से? तो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों के लिए स्पेशल सबसे बात यही है, यदि उनका जेआरएफ क्वालिफाई करना टारगेट है तो वो केवल और केवल हिंदी मीडियम में ही पढ़ें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इंग्लिश के जो टर्म्स हैं उनको केवल वो पैरेलल तरीके से पढ़ें, हिंदी के साथ पढ़ें उनको। ठीक है, जैसे प्रयोगात्मक पद्धति है तो इसके कोष्टक में एक्सपेरिमेंटल मेथड को आप पढ़ लो, लेकिन आपको प्रयोगात्मक का अर्थ समझना है। हिंदी में आपको प्रयोगात्मक का अर्थ समझना है, और आप प्रयोगात्मक को इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं, ये याद रख लो बस। कार्योत्तर पद्धति, आपको कार्योत्तर पद्धति को समझना है। कार्योत्तर पद्धति शब्द का मतलब क्या है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि कार्योत्तर पद्धति को इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। वर्णात्मक सर्वेक्षण पद्धति, वर्णात्मक सर्वेक्षण पद्धति को ही समझना है आपको, इसी शब्द के पीछे चलना है आपको। बस केवल इंग्लिश में इतना याद कर लो कि वर्णात्मक सर्वेक्षण पद्धति को डेस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड कहते हैं, तो आप कंपैरेटिव ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। अब यहाँ पर प्यारे साथियों सबसे पहले हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की बात की जाती है, चरों के बीच में परिवर्तन, उन परिवर्तनों का प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्यारे साथियों नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। किसमें? नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वतंत्र चर और आश्रित चरों के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन किया जा रहा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये उस स्थिति में होता है जब घटना घट चुकी होती है और उसके बाद अध्ययन किया जाता है, मतलब प्रभाव से कारण की ओर चला जाता है। भाई कोई घटना घटित हो चुकी, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी ये उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर ट्रेन पड़ी हुई है, डब्बे बोगी वगैरह सबके सब पड़े हुए हैं, खून ही खून फैला हुआ है। अब यदि आप इसके ऊपर रिसर्च करते हो 2 दिन बाद, तो आपका क्या कहलाएगा, वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाएगा। तो अब आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कि चलो दोबारा से ट्रेनों का एक्सीडेंट करवाते, नहीं, आप उस जो फिलहाल में वो जो स्थिति है, ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट का प्रभाव क्या हुआ कि सभी की सभी बोगियां फैल गई, लोग मर गए, तो वो क्या है आपके सामने फिलहाल में क्या है, प्रभाव है किसका, एक्सीडेंट का। तो आप उस प्रभाव को देखोगे, जो बोगियां फैली हुई हैं, जो खून फैला हुआ है, उन सभी को देखोगे। फिर उस स्थिति को, मतलब प्रभाव को देखकर आप कारण को जानने की कोशिश करोगे कि ये प्रभाव किस कारण से हुआ। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या किया जाता है प्यारे साथियों, उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं, प्रभाव से कारण की ओर जाने की कोशिश की जाती है, कारण को जानने की कोशिश की जाती है, या प्रभाव से कारण की ओर जाया जाता है। डेस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, इसमें डेस्क्रिप्टिव का मतलब बहुत डिटेल से वर्णन करना, इसमें घटनाओं का, स्थितियों का बहुत डिटेल से वर्णन किया जाता है। केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड में क्या होता है, इसमें किसी भी एक टॉपिक के ऊपर केस अध्ययन किया जाता है। केस अध्ययन का मतलब बिल्कुल डीपली तरीके से अध्ययन किया जाता है, नहीं बोलते कि यार इस टॉपिक के ऊपर मैं केस स्टडी कर रहा हूँ। आपने खुद ने कई बार ऐसा शब्द यूज कर लिया होगा कि यार इस टॉपिक के ऊपर वो टीचर केस स्टडी कर रहा है। केस स्टडी का मतलब है कि वो उस टॉपिक के ऊपर बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही डिटेल से अध्ययन कर रहा है। तो अर्थप्रदायी प्रक्रियाओं पर, अर्थप्रदायी प्रक्रियाओं का मतलब है कि हर एक छोटी छोटी जो अर्थ वाली जो बातें हैं, ऐसी छोटी छोटी रिसर्च की बातें जहाँ से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जहाँ से कुछ नया जानने को मिल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, अर्थप्रदायी क्रियाएं कहेंगे। तो केवल और केवल केस स्टडी मेथड है ना, वो एक ऐसा मेथड है जहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का बहुत डीपली तरीके से अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के दौरान जो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटे छोटे पहलू हैं, हर एक पहलू का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो आज के हम केवल इतने ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी मिलते हैं हम कल वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।